नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। आज इस कार्यक्रम में हमने श्रीनगर कश्मीर से जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, मीडिया कर्मी और चिंतक डॉक्टर सतीश विमल को यहाँ पर आज आमंत्रित किया है, जिनसे हम उनकी आज बहुत सारी कविताएं सुनेंगे और कविताओं पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सतीश विमल को। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राणा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने मंच पे बुलाया और अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के समक्ष खुद को हाजिर करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। मैं इस उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप श्रीनगर कश्मीर से आज हमारे साथ जुड़े हैं और इस बीच में प्रेमवदा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार प्रेमवदा जी। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा, आज का ये कार्यक्रम 7 बजे आरंभ होना था, लेकिन डॉक्टर साहब किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे, तो इसलिए अभी ये हमसे जुड़ पाए, क्योंकि ये पहले ही हमें सूचित कर चुके थे कि आज हम ये कार्यक्रम 7:30 बजे रखेंगे। तो अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 1-2 वर्षों में आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले दिनों आपने अपनी पुस्तकों का एक सेट मुझे दिल्ली भेजा है और जो मेरे समक्ष इस समय हैं। लेकिन अभी इसी वर्ष जो आपकी पुस्तक आई है, मैं अपने मित्रों को दिखाना चाहता हूँ, विशेषकर दहशत में कविता, जो आपकी ये पुस्तक संपादक के रूप में आपकी प्रकाशित हुई है। इसमें आपने जो निर्वासन की त्रासदी है और जो वो पीड़ा है उस पर केंद्रित जो कवि हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, उनकी कविताएं आपने इसमें शामिल की हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका संक्षिप्त सा परिचय इस रूप में देना चाहूँगा, बाकी तो कविता के बहाने आपसे बातचीत तो होगी ही। कवि, आलोचक, अनुवादक और कथाकार के रूप में डॉक्टर सतीश विमल की अब तक 28 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें इनकी हिंदी के 6, उर्दू का 1 और कश्मीरी के 2 काव्य संग्रह शामिल हैं। और साथ में आपने कश्मीर में इतिहास, दर्शन, संस्कृति बोध से उनकी रचनाएं जो है वर्तमान साहित्य जगत में इन्हें एक अलग स्थान प्राप्त कर रही हैं, आपकी जो रचनाएं हैं। और साथ साथ में आपने डॉक्टर साहब अनुवाद कार्य बहुत किया है, उस पर हम बीच में बातचीत करेंगे। और विशेषकर जो कश्मीरी साहित्य है, कश्मीरी कविता है, कश्मीरी इतिहास है, कश्मीरी दर्शन है, वो उसको आपने अनुवाद के माध्यम से पूरे जो हमारे देश के पाठक हैं, जो हमारे देश के जो साहित्यकार हैं, उनके समक्ष रखा है। उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब इस कविता संग्रह के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि ये योजना कब से बनाई थी आपने और किस प्रकार से इसमें आपको श्रम करना पड़ा ये काव्य संग्रह प्रकाशित करने में? कोरोना काल के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए मैं दिल्ली आया था 1 दिन के लिए। तो साहित्य अकादमी के कार्यालय में मेरे एक मित्र हैं कुमार अनुपम, तो उनके साथ बैठ के हम बात कर रहे थे वर्तमान कश्मीरी साहित्य पर। और जो प्रतिनिधि साहित्य लिखा गया, हम कहेंगे कि एक दर्ज किया गया साहित्यकार की तरफ से अपना विरोध, आतंक के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध, कत्ल
और खून खराबे के विरुद्ध, उस पे बात हो रही थी। तो वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे हमारे साथ, वो प्रकाशक थे, हमें मालूम नहीं था, उनसे बाद में परिचय हुआ जब वो बीच में आ गए हमारे वार्तालाप के। तो उन्होंने कहा कि आप ये चुनी हुई कुछ रचनाएं हमें संकलित करके दे दीजिए, संपादित करके दे दीजिए, तो हम उन्हें छापना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है ये प्रतिनिधि साहित्य क्या है, किस तरह से एक साहित्यकार, जम्मू कश्मीर का हिंदी साहित्यकार, इस इन हालात पर अपनी राय रखता है। तो बिल्कुल 10-15 मिनट की गुफ्तगू उनके साथ हुई, वो उठ के चले गए। उसके बाद मैं लग गया इस पे, और उनने मेरा नंबर ले लिया, और जैसे ही मैं घर पहुंच गया तो उनका फोन आया कि आपने काम शुरू किया। उसके बाद मैंने कई लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पांडुलिपि चाहिए। तो मैं इसमें लग गया। मुझे भी अच्छा लगा कि इस तरह की बात पूरे देश तक चली जाए। तो आपसे भी संपर्क किया, आपकी कविताएं भी इसमें हैं, और चुने हुए 20-21 साहित्यकार हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें अग्निशेखर से लेकर के नई पीढ़ी तक के सारे हस्ताक्षर हैं, या रतन लाल शांत साहब से लेकर के हम कह सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक दस्तावेज है जो जिसमें निर्वासन की त्रासदी है, जिसमें उस नफरत के खिलाफ एक विरोध है, बहुत सशक्त विरोध है, नाराबाजी से निकल करके बौद्धिक स्तर पर दर्ज किया हुआ विरोध है। और फिर जो आतंक की त्रासदियां हैं विभिन्न तरीकों की, जो कश्मीर में रह रहे लोग हैं, जो कश्मीर से आतंक के कारण घर छोड़ने पर विवश हो गए लोग हैं, और जिन लोगों ने कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, अपने परिजनों को खोया है, अपनी संपत्तियों को खोया है, अपने रिश्तों को खोया है, अपनी जड़ों को खोया है, उस दर्द का दस्तावेज है ये दहशत में कविता। तो आपने भी इस संग्रह को देखा होगा। जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए तो ये एक डायरी नुमा चीज है, लेकिन कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए शायद ये एक संदर्भ ग्रंथ का काम करे, शायद एक बुनियादी ग्रंथ का काम करे। जिस तरह से आजकल चर्चा हो रही है कश्मीर में, जो त्रासदी 90 में हुई है, उस पर इतने वर्षों के बाद, 3 दशकों के बाद जब बात हुई अभी मीडिया में, तो ये पहलू एक ऐड करता है उसमें कि वहां पर एक बुद्धिजीवी की प्रतिक्रिया नहीं है, वो हालात क्या हुए थे उसका चित्रण है, पर ये एक बुद्धिजीवी ने प्रतिक्रिया कैसे दर्ज कराई है उसका एक दस्तावेज है। बहुत बढ़िया और बात कही। जी, अभी जी, जी। जैसे ही ये किताब आई तो हमारे राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, मनोज सिन्हा जी। तो उन्होंने इस किताब का विमोचन अभी हाल ही में किया है, 1 महीना पहले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सोशल मीडिया पर उसका कवरेज आया था, हमने देख लिया था। जी जी। उसके जी लिए जी। हम आपको बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं, आपको बधाई धन्यवाद। देते हैं, बहुत अच्छा। और धन्यवाद। इससे तो डॉक्टर साहब, चूँकि ये कार्यक्रम तो है कविता के बहाने, लेकिन कविता के बहाने हम आपके लेखन के बारे में, आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में बात करना चाहेंगे। आप कश्मीर में कश्मीरी में, हिंदी में और इसके अतिरिक्त आप उर्दू में हम्म। उसमें भी अच्छा आप दखल रखते हैं। तो आपको अपने आप में क्या लग रहा है कि कश्मीरी में, हिंदी में या और उर्दू में आपको सहजता कहाँ पर, किस भाषा में आपको मिलता है, आपको मतलब महसूस होती है? रैना साहब, मैं जिस परिवार में रहा हूँ वहाँ पे ये तीनों भाषाएं जैसे एक समन्वय के साथ रहती थी। एक रवायत भी कश्मीर में ऐसी रही है जहाँ पे कितनी ही भाषाओं का उद्भव हुआ है, और कितनी ही भाषाओं में उत्कृष्ट जो ज्ञान की एक परंपरा रही है,
और साहित्य की परंपरा रही है। मुझे लगता है कि जितने हमारे पास ललदद को का उर्स मनाने का बहाना है, उतना ही हमारे पास अभिनव गुप्त को सेलिब्रेट करना भी बनता है। उतना ही गनी कश्मीरी को, जो उन्होंने पर्शियन में लिखा और पूरे पर्शिया में एक धूम मचा दी। तो हमारे बुजुर्ग भी जो थे वो इन सारी भाषाओं को सेलिब्रेट करते थे घर में। मेरे दादाजी को अरबिक आती थी, पर्शियन आती थी, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अंग्रेजी अच्छी आती थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी भाषाई समन्वय जो है वो कश्मीर के पंडितों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। और हर दौर में जब भाषाएं यहाँ बदलती रहीं, कश्मीर के जो पंडित रहे हैं उन्होंने उन भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो मेरे साथ ये जब परंपरा आई थी तो मैं धीरे धीरे सीखता गया इन चीजों को, और मुझे तो सहजता हर चीज में लगती है। ये मुझे भी खुद पता नहीं चलता कि मैं आज क्या लिखूं, कैसे लिखूं, अगली रचना किस भाषा में होगी और कैसे होगी। क्योंकि मैं लिरिकल भी लिखता हूँ और मुक्त छंद में भी लिखता हूँ, और कुछ प्रयोगात्मक चीजें भी की हैं जहाँ पे ड्रामा और पोइट्री और कहानी को मिला करके भी कुछ चीजें लिखी हैं। मैं उन्हें नाम कुछ नहीं देता। तो कई सारे प्रयोग भी किए हैं, कई सारी भाषाओं में ही नहीं लिखा, कई सारे जॉनर्स में भी लिखा। कितना अच्छा लिखा वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं हमेशा कविता को अपने सेलिब्रेशन का जरिया मानता रहा हूँ। इवन मैं पीड़ा में होता हूँ, मैं पेन में होता हूँ, तो मैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए भी कविता का बहाना ले लेता हूँ। क्योंकि कविता और साहित्य जो है वो पूजा की तरह है। पूजा ही एकमात्र क्रिया है हमारे साथ जुड़ी हुई जो हमें सेलिब्रेट कराती है। क्या बात है। 5 मिनट आप पूजा के आसन पे बैठ जाइए या आंखें बंद करके कहीं भी खड़े हो जाइए सड़क किनारे, तो आपको लगेगा कि आप अपना उर्स मना रहे हैं। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए एक उर्स की कैफियत, एक मेला, एक सेलिब्रेशन, एक जश्न का सा समा बंधना चाहिए। और साहित्य भी वैसा ही है। और कुछ लोग जो अब साहित्य को फैशन की चीज बाजार के साथ जोड़ के, प्रयोगों के साथ जोड़ के और गोल ओरिएंटेड चीजें बना करके साहित्य के कंधों पर बड़ा बोझ डाला गया है आजकल। तो ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात करता हूं जो शायरी को कलंदरी मानते हैं, क्या बात है, जो क्या बात। जो बहुत सुंदर। शायरी को संत की तरह से बेपरवाह होकर के बात करना मानते हैं। तो ये इस रवायत में मुझे पता ही नहीं चलता, इस कैफियत में मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किस भाषा में लिख रहा हूँ। क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो समझ बूझ इन 2-3 भाषाओं की है, आपने कहा, तो ये डिसाइड पता नहीं कहाँ से होता है कि गालिब ने कहा था कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो सिर्फ मज़ामीन गैब से नहीं आते हैं, मेरे लिए तो भाषाओं का चयन भी वहीं से आता है। और जॉनर क्या होगा, उनके पास एक दो चीज़ें ही थी, गज़ल और कसीदे की उस बंदिश में थे वो। हमारे पास बहुत सारी, कई सारे दफ्तर खोले गए हैं, तो खुद भी पता नहीं चलता कि किस कैफियत में लिखा जाएगा मुझसे। मैं तो कहता हूँ, मेरी एक कश्मीरी में एक कविता थी कि आपको मालूम है मैंने कविता क्यों लिखी? वो मेरे पहले काव्य संग्रह जो कश्मीरी में छपा था, उसके मान लीजिए प्रस्तावना थी वो कविता। क्या आपको क्या बात। पता है मैंने कविता क्यों लिखी? क्या आपको याद है वो कविता क्या? मैं उसका जस्ट बता सकता हूँ कि मैं जब बहुत परेशान हूँ और कुछ करना चाहता हूँ इस परेशानी को दूर करने के लिए, और क्योंकि जब परेशानियां आती हैं तो आदमी के आसपास का वातावरण भी लगता है हमें कि हमारे खिलाफ हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। परेशानी के अधिकतर कारण जो हमारे भीतर ही होते हैं।
पर हमें बाहर के सारे फोर्सेस भी लगता है कि हमारी परेशानी के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारी पीड़ा के लिए खड़े हो गए हैं, हमारे दुश्मन बन करके हमें परेशान करने के लिए आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ, इसी समय बिजली चली जाती है, इसी समय पंखा रुक जाता है, और मुझे लगता है कि यार नेचर ही मेरे खिलाफ है। मैं अपने भीतर की जो कुड़न है उसको बाहर निकालना चाहता हूँ, मुझे कोई वेंट मिलता नहीं है, मैं आंखें बंद करके लंबी सांस लेता हूँ, कुछ होता नहीं है। कई सारे प्रयोग करता हूँ क्या खुद को हल्का कर सकूं, इस परेशानी के इस फ्रेम से खुद को बाहर निकाल सकूं, खुद को फैला लूं, खुद को निकाल लूं, भागूं इससे। कुछ नहीं हो पाता। मैं सारी कोशिशें कर लेता हूँ, खिड़की खोल लेता हूँ, ठंडी हवा आ जाती है, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं परेशान हूं तो परेशान ही हो जाता हूँ, मुझे लगता है ये हवा भी परेशान कर रही है, फिर बंद कर देता हूँ। तो इस लाचारी की सूरत में मैं कलम उठाता हूँ, कविता लिख लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं तो मेरे डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूंगा, पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय संदेश जी, अशोक सराफ घायल जी भी जुड़ गए हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। संतोष रैना नमस्कार जी इन भी जुड़ गए। सबका। रमेश नमस्कार मराठा जी नमस्कार। भी आपको नमस्कार करते हैं, कह रहे मेरा नमस्कार उन तक नमस्कार पहुंच दीजिए नमस्कार रमेश जी, नमस्कार। जी। और मुदस्सिर अहमद साहब भी जुड़े हैं कश्मीर से ही, आप कहते ये हैं बहुत शानदार। बहुत बहुत अच्छी आवाज है हिंदी की, मुदस्सिर। क्या बात और है, क्या बात। हमारा कश्मीर में जो भविष्य हिंदी का है, मैं उसे मुदस्सिर में ढूंढता हूँ। क्या बात है, क्या और बात है। बहुत बहुत प्रतिभाशाली कवि है। मैं अभी जब कह रहा था कि दहशत में कविता जो संकलित की है मैंने, संपादित की है मैंने, तो वो शुरू रतनलाल शांत से हुई है और मुदस्सिर तक आई है। क्या बात मुदस्सिर है, भी बहुत। इस कविता संग्रह का हिस्सा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे साहित्य की अच्छी उनको रुचि भी है और ज्ञान भी है, बातचीत से पता चला है उनसे। तो डॉक्टर साहब, कविता के बहाने तो बातचीत तो चलती रहेगी। मैं चाहता हूं कि अभी तो मैं आप पर ही छोड़ देता हूं, आप अपनी पहले हिंदी में एक दो कविताएं सुनाइए। मैं पहले आपको हिंदी के कुछ शेर सुनाता हूँ। अरे सुनाइए, आप देखिए आज का मैं मंच तो आपका ही है, मैं जो आप। जी जी मैं मैं हूं तो कश्मीर में, जी पर जी घर जी। से दूर बैठा हूँ। ठीक है। क्या बात है। तो घर की याद आती है, बहुत याद आती है। आप दिल्ली में बैठ करके घर को जिस तरह याद करते हैं, मैं श्रीनगर में बैठ करके गांव के उस घर को उसी तरह याद करता हूँ। क्या बात, बहुत। जी जी जी, तो सही बात है। उस घर को समर्पित दो तीन शेर हैं, शायद आप भी मेरे भाव से खुद को जोड़ पाएंगे, क्योंकि आप भी घर से दूर हैं। शायद आप अपने उस घर तक, उस मकान तक, उस गली तक पहुंच जाएं कि नींद के जैसी घर की याद, वाह। नींद से पहले, नींद के बाद, नींद के जैसी घर की याद, नींद से पहले, नींद के बाद, तुमको कैसे समझाऊं बेघर होने का अवसाद, आहा। तुमको क्या। कैसे समझाऊं बेघर होने का अवसाद। इतना लंबा निर्वासन, इतना लंबा वाद विवाद, इतना लंबा निर्वासन, इतना लंबा वाद विवाद। अभिनव गुप्त के अनुयायी, तेरी दौलत ना भी नाद। अभिनव हम्म। गुप्त के अनुयायी, तेरी दौलत ना भी नाद। एक किराए के घर में सपनों का मटियाला स्वाद। एक वाह। किराए के घर में सपनों का मटियाला स्वाद। सुना समय अब बदलेगा, सुना समय अब बदलेगा, मुहाजिरों में है आह्लाद। हम्म। सुना समय अब बदलेगा, मुहाजिरों में है आह्लाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब वास्तव में जो अब इसको आप अपने घर की याद की पीड़ा कहिए, इसको आप अपने घर से दूर होने
का की जो व्यथा है उसको आप उस रूप में मानिए, बात तो सही है। और एक पीड़ा देखिए कि हम्म। बिछड़े टूटे घर से अब कौन बनाएगा संवाद। अरे एक क्या! नरसिम्हा की उम्मीद, हाँ, एक हाँ। नरसिम्हा की उम्मीद, एक विमल जैसा प्रहलाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप और कुछ सुनाने वाले हैं, सुनाइए। मैं एक कविता आपके समक्ष रखूंगा कि ज्ञाता और मैं। जब मैं बिस्तर बांध रहा था, समय के गर्भ में एक ज्ञाता जन्म लेने का संकल्प कर रहा था। जब मैं बिस्तर बांध रहा था, समय के गर्भ में एक ज्ञाता जन्म लेने का संकल्प कर रहा था। जब ज्ञाता ने जन्म लिया, मैं कहीं रैन बसेरे हेतु खोल रहा था बिस्तर। ज्ञाता की प्रसिद्धि का इलाका जितना जितना विस्तार पाता रहा, मैं बिस्तर कंधों पर लादे सीमाओं से उतना बाहर, उतना दूर होता रहा। वाह! एक दिन ज्ञाता ज्ञान का एक संसार लेकर समय की चिता पर बैठ गया। हम्म। मैं कंधों पर बिस्तर की गठरी लिए राख पर अंकित करते हुए अपने पद चिन्ह दोहराता रहा अपना यत्न। एक अभय अखंड यात्रा का वृतांत दर्ज करता हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शुरू से आपने कविता में ही लिखना प्रारंभ किया, या जैसे प्रोज है, गद्य है, उसमें कहानियां हैं, उपन्यास है, उसकी तरफ भी आपका शुरू से ही रुझान था, या नाटक से बाद शुरू किया है। नाटक से शुरू किया? हाँ, उसके बारे में थोड़ा नाटक सा। से शुरू किया है। छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक लिखा करते थे। हम गांव में रहते थे, तो एक नाटक मंडली होती थी हमारे मोहल्ले में। तो उस मोहल्ले में बैठ करके जो वहाँ की ज़रूरतें होती थी एंटरटेनमेंट की, उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे नाटक लिखते थे। उन्हीं दिनों में हिंदी के अच्छे अच्छे नाटककारों के नाटक पढ़ाए गए मुझसे। तो कहा हम्म। गया कि आप अब नाटक लिखने लगे हो तो नाटक पढ़ो। तो नाटक पढ़ लिए, फिर भी मुझे लगा कि मैं मंझा हुआ नाटककार नहीं बन सकता, कुछ नाटक तो लिखे। फिर मैं कविता करने लगा। पता नहीं कविता नाटक का हिस्सा भी होती थी। जब मैं नाटक लिखता था तो उसमें भी एक दो गीत, जैसे फिल्मों में भरते हैं गीत हम्म। एंटरटेनमेंट के लिए, वो मैं पहले भी मेरे नाटकों में भी गीत हुआ करते थे। पर मैं अलग से अब लिखने लगा, और पहले अंग्रेजी में शुरुआत की कविताएं लिखने की, जबकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा नहीं था, पर कोशिश करता रहा टूटे फूटे शब्दों में। फिर हिंदी की ओर आ गया, और कश्मीरी तो बहुत बाद की बात है। हिंदी और वही हिंदुस्तानी भाषा आप कह सकते हैं। उसी में लिखता रहा बड़ी देर तक, जब तक मैं स्कूल कॉलेज तक आ गया था। और कॉलेज के दिनों में मैं हिंदी साहित्य खूब पढ़ा, और फिर मुझे लगा कि लिखने का कोई एक अलग से ढंग भी होता है। लिखा कुछ पाबंदियों के साथ भी जाता है। मैं तो तब तक एक जंगली घोड़े की तरह दौड़ता था कागज के उन पन्नों पर, और पता नहीं कितनी ही कविताएं ऐसी लिख डाली थी। मुझे याद है मेरा पहला कविता संग्रह जो है, वो अयूब प्रेमी साहब हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, आपने भी शायद, आप बहुत अच्छी हम्म। तरह जानते होंगे उनको। हमारे भी वो, गुरु रहे वहां पर, कश्मीर हाँ, विश्वविद्यालय। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी के। मैं उनका स्टूडेंट नहीं था, मैं अंग्रेजी पढ़ा था उन दिनों। तो वो हिंदी में थे, लेकिन रुचि जब मुझे हिंदी में थी तो उनके पास जाकर के बैठा करता था। तो जब हालात खराब हो गए कश्मीर में, तो मैं एक दिन अपनी फाइलें, 5-8 फाइलें कविताओं की उठा के ले आया था उनको दिखाने के लिए। उन्होंने कहा ये यहीं रखो, मैं इन्हें देख लूंगा। और फिर हालात खराब हो गए, और मैं 2 साल उनसे मिल नहीं पाया।
2 साल के बाद जब उनसे एक दिन मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझे घर ले लिया अपने, वहीं पे यूनिवर्सिटी के नसीम बाग कैंपस में रहा करते थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी किताब एक पब्लिशर को छापने के लिए दे दी है। मैंने कहा कौन सी किताब सर? कहा कि मैंने तुम्हारी उन फाइलों में से कुछ कविताएं निकाल करके उस पे भूमिका लिखी है और वो मैंने छापने के लिए भेज दिया है। तुम्हारा एड्रेस चाहिए ताकि वो तुम्हें कुछ किताबें भेजे। और मैं हैरान हो गया, मैं खुश भी हो गया बहुत ज्यादा। तब उम्र ही ऐसी थी कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा इनाम था। उसके बाद मैं जब वो किताब आई तो उसमें 30-35 कविताएं कुल थी, छोटी छोटी कविताएं, 70 के करीब पेजेस होंगे किताब के कुल। उसके बाद मैं उनसे मिला धन्यवाद करने के लिए। तो मैंने कहा कि बाकी कविताओं का क्या हुआ? और ये जो छप के आया था ये भी बहुत सुधरा हुआ था। जो मैंने लिखा था उसमें बहुत बदलाव हो गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि बाकी फाइल का क्या हुआ? उन्होंने कहा वो मैंने जला डाली। तुमने जितना कुछ लिखा था वो छापने लायक नहीं है, और जो छापने लायक है वो तुम्हारे पास है। तुम अब यहां से शुरू करो। क्या ये बात। तुम्हारे लिए एक मील पत्थर है। इससे के आसपास ही कविता का सफर आपने अब शुरू करना। इस चीज को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलना। तो फिर मैंने बड़ी देर तक कविता ही नहीं लिखी। अब मेरे लिए, मेरे सामने मैं ही खुद एक मापदंड के रूप में खड़ा हो गया था, जिसे प्रस्तापित किया था प्रोफेसर साहब ने। मैं उनको साधुवाद करता हूँ और उनकी आत्मा को आज भी श्रद्धांजलि देता हूँ कि एक दिशा उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है, लेकिन गुरु ऐसे ही होते हैं जो एक रास्ता देते हैं और आदमी को एक सिमत मिल जाती है आगे बढ़ने की। मैं फिर लिखता रहा, बड़ी देर तक लिखता रहा, और उस किताब के बाद 14 साल के बाद या 12 या 14 साल के बाद मेरी दूसरी किताब छपी। इतना लंबा अंतराल मैं कुछ नहीं लिख पाया, और लिखा तो छपा नहीं पाया। बीच बीच में सभाओं में जाता रहा, पार्टिसिपेट करता रहा, लेकिन किताब 1 दशक से ज्यादा समय के बाद छपी। और मैं ऐसे टीचर्स को बहुत नमन करता हूँ, अमृता प्रीतम जी को, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को। इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना हाथ सर पे रखा। और गीतकार नीरज जी को, उन्होंने बहुत रहनुमाई की। मुझसे कहा कि आप गजल लिखो। मैं तब तक छोटे छोटे गीत लिखा करता था, और उन्होंने कहा नहीं, आप गजल लिखो, कि जिस दिन गजल लिखोगे उस दिन मुझसे मिल लेना। उसके मुंबई में उनसे भेंट हुई थी। तो कई साल बाद 2015 में मैंने उन्हें अलीगढ़ जाकर के अपनी गजलें सुनाई। वो बहुत खुश हो गए। उसके क्या बाद बात। मेरा गजल संग्रह अभी अभी छप के आया है, पहला गजल संग्रह हिंदी का, नृत्य मौन का। जी जी जी। तो उसमें तब उन्होंने एक पैराग्राफ लिख के दिया था, वो मैंने ये उस मैं किताब दिखाना के चाहूंगा बिल्कुल अपने बिल्कुल मित्रों को, बिल्कुल। जिस गजल संग्रह का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे पास है। बहुत मैं इस सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं इस संग्रह का एक गजल आपकी वही वही आपके मैं लिए वही सुनाना मैं रखना आपसे चाहता हूँ। अनुरोध यही कर रहा था कि आप इसमें से एक दो गजलें जरूर सुनाइए हमारे मित्रों को। मैं सुनाना चाहूंगा, अच्छा, मैं जरूर इस बीच सुनाना में चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, भारती कौल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अरुण कुमार पासवान जी, प्रेमवदा जी तो जुड़ी है लगातार, रमेश चंद्र शुक्ल जी भी जुड़े हैं। ओहो, जी जी नमस्कार। जी। जी जी जी। तो आप सबका उनका मैं, नमस्कार। जी अब आप एक दो गजलें सुनाइए इसमें से। बहती है नदी अपने किनारों के साथ साथ, बहती है नदी अपने किनारों के साथ साथ, बेशक्ल पानियों के सहारों के साथ साथ, वाह। बेशक्ल पानियों के सहारों के साथ साथ, मौसम भी एक चक्र में मौजूद हमेशा,
मौसम भी एक चक्र में मौजूद हमेशा, पतझड़ मिलेगा तुमको बहारों के साथ साथ, अरे वाह, पतझड़ क्या मिलेगा तुमको बहारों के साथ साथ। और दुल्हन की आंख नम है, खुशी भी है साथ में, दुल्हन की आंख नम है, खुशी भी है साथ में। चलते हैं कई खौफ कहारों के साथ साथ, अरे, क्या बात है, चलते क्या हैं कई खौफ कहारों के साथ साथ। और पहले तो रोशनी का चमन जगमगा उठा, पहले तो रोशनी का चमन जगमगा उठा, पहले तो रोशनी का चमन जगमगा उठा। खिलती है खुद भी आंख नजारों के साथ के साथ, साथ साथ, वाह वाह वाह, खिलती है बहुत सुंदर, खुद भी आंख नजारों के साथ साथ। बहुत कोई न सुंदर। कोई जिंदगी है मौत के अंदर। आपका जो आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं, कि कोई न कोई जिंदगी है मौत के अंदर, एक जोड़ हमेशा है दरारों के साथ साथ, एक जोड़ हमेशा है दरारों के साथ साथ। और दो तीन शेर और आपकी नजर जरूर की जरूर अगर आप। अगर अच्छा, इस अगर बीच में इजाजत। कीर्ति काले जी भी आपका कार्यक्रम देख रही हैं, हिंदी की बहुत अच्छी गीतकार है, और नमस्कार, बाकी नमस्कार उनको। रोमेश पडिता साहब भी जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, नमस्कार। जी जी जी। कि खामोशी की थाप पर नाचा जाए, खामोशी की थाप पर नाचा जाए, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। गूंगे के आलाप पर, वाह 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 गूंगे के आलाप पर नाचा जाए, वाह वाह वाह। खामोशी की थाप पर नाचा जाए, गूंगे के आलाप पर नाचा जाए। सब रंगोली की सीमा में नाचे हैं, बंद आंखों की छाप पर नाचा जाए। वाह कायाओं के जश्न से ऊबी नगरी में, कायाओं के जश्न से ऊबी नगरी में, सायों की पदचाप पर नाचा जाए, सायों की पदचाप पर नाचा जाए। क्या बात है। एक गति ने सारे पत्थर तोड़े हैं, एक गति ने सारे पत्थर तोड़े हैं, एक गति के शाप पर नाचा जाए, वाह एक वाह, गति के शाप पर नाचा जाए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत एक अच्छा। विमल की लाख ऋचाओं से निकलें, एक विमल की लाख ऋचाओं से निकलें, पुण्य सरीखे पाप पर नाचा जाए, वाह वाह वाह, गूंगे के आलाप पर नाचा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो उर्दू में भी तो आपने गजलें लिखी हैं। जी 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 जी। जी तो जी। अब समझ चूंकि आप हिंदी की ये सुना रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि आप इसी के साथ साथ कुछ उर्दू की भी एक दो गजलें सुनाइए। उर्दू में एक गजल के कुछ शेर आपकी नजर करता हूं कि छन के आईनों से पत्थर जो निकल आएंगे तो, हाँ हाँ छन हाँ, के क्या बात है, आईनों से पत्थर जो निकल आएंगे तो, बहुत सुंदर प्रयोग। और तन के गुलदानों से खंजर जो निकल आएंगे तो, और घेर कर काट दिए जाएंगे बाजू मेरे, घेर कर काट दिए जाएंगे बाजू मेरे। और जाफर की तरह पर जो निकल आएंगे तो, वाह 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 वाह, क्या घेर बात। कर काट दिए जाएंगे बाजू मेरे। और जाफर की तरह पर जो निकल आएंगे तो, और एक सर आपने रावण, एक सर आपने ख्वाहिश का उतारा तो क्या, एक सर आपने ख्वाहिश का उतारा तो क्या, और रावण के कई सर जो निकल आएंगे तो, हाँ हाँ और हाँ, रावण के कई सर जो निकल आएंगे तो, और दरो दीवार के आसार गलत हैं लेकिन, दरो दीवार के आसार गलत हैं लेकिन, हम ही बुनियाद के अंदर जो निकल आएंगे तो, वाह 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 वाह, और
अगर इजाजत हो तो एक और गजल के 2-3 शेर आपको उर्दू वाले भले सुनाता हूँ क्या? डॉक्टर साहब पूरा मंच आपका है। तो मैं तो यहाँ पर हमारे देखिए महाराज कृष्ण भरत जी भी जुड़े हैं जम्मू से। आप का बहुत धन्यवाद भरत जी का। जी जी जी। और पासवान जी तो लगातार जुड़े हैं। प्रियंवदा पांडे जी भी लगातार जुड़ी है। आप सभी मित्र आपको सुन रहे हैं। आप सुनिए जितना भी आपको सुनाना है आज। जी। कि एक सांस की मोहलत है, इकामत भी बहुत कम। एक सांस की मोहलत है, इकामत भी बहुत कम। 100 काम भी दरपेश हैं, फुर्सत भी बहुत कम। वाह वाह। 100 काम भी दरपेश हैं, फुर्सत भी बहुत कम। यूं तो है दिल इंसान का मुट्ठी के बराबर। यूं हम्म। तो है दिल इंसान का मुट्ठी के बराबर। खुल जाए तो आफाक की वुसअत भी बहुत कम। अरे वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह खुल बहुत जाए तो आफाक की वुसअत भी बहुत कम। बहुत और सुंदर। सरमाए जज्बात से क्या देंगे किसी को। सरमाए जज्बात से क्या देंगे किसी को। बख्शी है हमें दर्द की दौलत भी बहुत कम। और हम्म। बोसीदा हमारे हैं ज़मीरों के मकानात। बोसीदा हमारे हैं ज़मीरों के मकानात। करते हैं असर संगे मलामत भी बहुत कम। वाह वाह करते हैं असर संगे मलामत भी बहुत कम। और क्या कुछ बात। महफिलें सजी हैं विमल ऐसी भी जिनमें महसूस हुई तेरी ज़रूरत भी बहुत कम। 100 हाँ। काम भी दरपेश हैं, फुर्सत भी बहुत कम। और बख्शी है हमें दर्द की दौलत भी बहुत कम। एक सांस की मोहलत है, इकामत भी बहुत कम। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। कविताएं और आपसे सुननी है, गजलें सुननी है, उर्दू हिंदी कश्मीरी में। अभी कश्मीरी में नहीं सुना है आपने, वो सुनेंगे। लेकिन बीच में मुझे ये ध्यान में आ गया, तो आपने बीच में जिक्र किया है कि हम घर से बहुत दूर हैं। आप भी हैं, आपको अपना गांव याद आता होगा। तो उस वक्त को याद करते हुए तो वर्तमान में आपको लग नहीं रहा है कि वो सब वो वातावरण, वो माहौल अब खत्म हो गया, छूट गया है? अभी तक छूटा हुआ है, क्योंकि कश्मीर पता नहीं अभी भी बारूद के डेर पे ही खड़ा है। आप खुद देखते हैं आए दिन जो खबरें आती हैं बड़ी विचलित करती हैं। लौट लौट के हम फिर उसी खौफ और भय के वातावरण में पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य है। कभी कभी सोचता हूँ कि शताब्दियों तक जिस कश्मीर ने ज्ञान का संचार पूरी दुनिया में किया, क्या ये उस ज्ञान की संस्कृति पर आक्रमण है? सतीश विमल या डॉक्टर उपेंद्रनाथ रैना तो कुछ शख्स हैं और एक आबादी का छोटा हिस्सा है, पर कहीं ये एक ज्ञान की संस्कृति को निशाना बनाने की बात तो नहीं है। तब बहुत दुख होता है। मैं कहीं नहीं हूं, ये ज्यादा दुखदाई नहीं है। मेरी विरासत खत्म हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, तब ज्यादा पीड़ा होती है। मैं ऐसे महसूस करता हूं। मैं आज भी घर को अपने पास रखे हुए। कुछ लोग कहते हैं मुझसे घर छूट गया है। छूट गया होता तो मेरी गजल में कहां से आता। मेरे पास था, मैंने अपने गजल में रख दिया है। आपको भी कुछ बताना था अपने घर के बारे में। अपने साथ बातें करते करते थक गया था। थोड़ी देर आपको शरीक करना चाहता था उसके साथ, कर लिया। घर छूटता तो मैं विलाप नहीं करता। मैं घर मेरे पास है, मेरी पकड़ में अभी भी है, मेरी सोच की पकड़ में, मेरे विचारों की पकड़ में, मेरी रूह के साथ जीता है वो।
मैं शाम को आंखें बंद कर दे इस मैकडम और सीमेंट के जंगल में बैठता हूँ, एक किराए के घर में, शाम को आंख बंद करने से पहले उस गांव की कच्ची गली में चला जाता हूँ, विचरता हूँ, थोड़ी सी धूल मल लेता हूँ अपने पाँव से लेकर के ऊपर तक अपने कपड़ों पर, फिर नींद आती है। मैं तो लोरी भी वहीं से ले लेता हूँ आज भी। और इसलिए ये अब जब तक मैं हूँ, जब तक उपेंद्रनाथ रैना है, तब तक कश्मीर के साथ हमारा रिश्ता तो रहेगा ही रहेगा। खौफ भी साथ में रहेगा, लेकिन हम इसे संजोए रखेंगे, इस पीड़ा को, इस दर्द को। हम तो स्मारक हैं। मैं या आपको भी मानता हूँ, हम तो हम्म, इस पीड़ा के स्मारक हैं, हम तो इस त्रासदी के भी स्मारक हैं, जीते जागते स्मारक। जितनी देर हम हैं, हमें देख करके लोग अंदाजा कर सकते हैं, जिसको करना हो तो करे, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, हम मना रहे हैं अपनी पीड़ा का उर्स, हम जी रहे हैं उसे। शायद अपने जीने का प्रमाण बना लिया है हमने इस त्रासदी को। और पता नहीं कितनी देर। और मुझे लगता है कि ये हमें कमजोर नहीं कर रहा है, ये परिस्थिति हमको क्षीण नहीं कर रही है, ये परिस्थिति हमको दृढ़ कर रही है, और शायद हमसे कुछ अच्छा करवा रही है। ऐसा भी नहीं है कि हम व्यर्थ हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये तो एक त्याग वाली परिस्थिति है। एक सूरत में देखें तो एक एक शख्स जो ये सारी पीड़ा जी रहा है, वो त्याग ही तो जी रहा है। और त्याग जाया नहीं होता, त्याग फल देता है। और मैं मानता हूं कि ये आज नहीं दिखेगा, क्योंकि आज लिखने वाला स्मारकों की बात नहीं करता है, कल जरूर लिखेगा। कल के लिए ये स्मारक बहुत मूल्यवान होंगे। इस आशा के साथ मैं नाउम्मीदी नहीं ओढ़ता हूँ। खौफ है, इस खौफ में भी मैं आशा का धागा थामे हुए हूँ, मैं ये उसे जाने नहीं देता। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी उठता है, मान लीजिए सतीश विमल एक लेखक नहीं होते, एक संवेदनशील व्यक्ति नहीं होते, आप जो कुछ भी आपने जैसे जिक्र किया है कि घर आपके पास है, आपके लेखन में है, आपके जहन में है, आपकी संवेदनाओं में है, आपके दिन रोजमर्रा जिंदगी की यात्राओं में है, लेकिन अगर आप ये नहीं होते, आप लिखने वाले नहीं होते, आप इस स्तर पर विचार मनन करने वाले नहीं होते, लेकिन सब कुछ छूट गया होता, तो वो पीड़ा कैसे आप बर्दाश्त करते, उस पीड़ा को आप किस रूप में लेते? आप देखिए अपने आसपास ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास लेखन नहीं है, कला के कई कोई साधन नहीं है, खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं है। वो कैसे जीते? वो तो हमारे ही परिवारों के लोग हैं ना, हमने उनको देखा है, हमने उनको भी जाया नहीं होने दिया। आप अपनी कविताएं देख लीजिए, आपकी कविताओं में ऐसे कितने लोग हैं, आपने तो उनको आकर के उठाया। वो सड़क पर बिलख बिलख कर मरने वाले लोग, राशन की लाइन में खड़े रह कर के धूप में झुलसने वाले लोग आपकी कविता में है ना, आपने उनको मरने तो नहीं दिया। दहशत में कविता का विस्थापित साहित्य उन सब पीड़ाओं को और उन पीड़ाओं को झेलने वालों को सुरक्षित कर रहा। वो लोग हमारे आसपास, वो पीड़ाएं, वो त्रासदियां, वो अफसोस, वो परेशानियां, लाचारियां, वो सब इस साहित्य को, इस कला को, इस बौद्धिकता को बना रहा है। उनका बलिदान भी जाया नहीं हो रहा है। बजाहिर वो खुद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वो भी अननोटिस नहीं हो रहे हैं। ये समय बहुत बड़ी भूल कर रहा है डॉक्टर साहब मेरी नजर में, कि हम मान रहे हैं कि एक पीढ़ी जाया हो रही है, हम मान रहे हैं कि एक नस्ल खराब हो रही है। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। मर मिट करके भी हम, जब हम मर जाते हैं, हमारा शरीर इस
धरती को पोषित करता है। हम इस धरती में जब इसमें मिल जाते हैं, इसका हिस्सा हो जाते हैं, तो हम इसकी ज़रख़ेज़ियत में, हम इसके उपजाऊपन में इजाफा करते हैं, उसको उसको बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। तो ज़ाया हम मरने के बाद भी नहीं होते। तो ये एक भ्रम है जो समय सतही तौर पे सोच के कह रहा है मैंने तो नामो निशान मिटा दिया, या मेरा तो नामो निशान मिट रहा है। ऐसा नहीं होता। कुछ मिटने से कुछ उपजता है, कुछ बनता है, कुछ निकलता है। वो कुछ के परिणाम हम आज के परिस्थिति में उनका आकलन नहीं कर पाते, इसलिए हम कभी कभी निराश होते हैं। पर मैंने कविता का दामन या कला का दामन थाम के यही सीखा है कि खौफ में रहो, डरो भी, परेशान भी हो जाओ, महसूस भी करो पीड़ा को, कभी कभी उफ आह के साथ जियो भी, पर ना उम्मीद नहीं होना, हारना नहीं है। हम एक बड़े ऐसे चक्र के साथ, मैं तो खुद को कभी जुदा ही नहीं कर पाया, कभी भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कि मैं अपनी उस विरासत के से अलग हो गया हूँ जो ज्ञान की विरासत है। मैं हूँ यहाँ पे श्रीनगर के एक छोटे से कमरे में, किराए के एक घर में बैठा हुआ। बज़ाहिर हर चीज को मेरे पास रोने के बहाने हैं, हर चीज पर विलाप करने के बहाने हैं, मरसिया लिखने के बहाने हैं, पर मैं खुद को इस तरह जाया होने नहीं दे सकता। मैं रुदालियों की तरह रो भी नहीं पाता हूँ। मैं इस पीड़ा को लेकर के शारदा पीठ पे चला जाता हूँ। क्या वहां बात है, देखता हूँ कि मैं उस ग्रैंड्योर को जीता हूँ। 24 घंटे, 365 दिन, और इतने 3 दशक जो पीड़ा के, खौफ के, परेशानी के, खोने के। मैं तो एक अपने आप में एक सिपाही हूँ और एक आर्मी भी हूँ, जो लड़ रहा है, एक युद्ध लड़ रहा है, और बौद्धिक स्तर पर लड़ रहा है। हथियार नहीं उठाता, लेकिन कई सारे हथियार हैं जो हैं जिनकी धार बहुत तेज है। उनके उनको लेकर के अंदर भी युद्ध चल रहा है और मैं बाहर भी लड़ रहा हूँ। इसलिए कश्मीर में टिका हुआ हूँ। तीस बहुत साल क्या बात, तीस बहुत साल क्या बात कितनी डॉक्टर। बार बहाने बने कि मैं कश्मीर से बाहर निकल आया, नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, कई सारे बड़े बड़े ऑफर्स के सिलसिले में, पर मैं लौट आया, फिर लौट आया। ये एक प्रण करके, सिफारिशें लगवा के, ऐसा वैसा करके मैं लौट आया, ये सोच करके कि यार योद्धा निकलता नहीं है, वो बहानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो नियति को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैं लौट आया, और फिर वही उम्मीद जो है, जिसका मैं जश्न मना रहा हूँ, वो मुझे क्या जीवित रखे हुए। बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, जीवन जीने का मार्ग जो है प्रशस्त ऐसे ही होता है। अब गहन अंधेरे में एक छोटा सा चिराग, छोटा सा दिया जब आप दूर से देखते हैं तो कई आशा की किरणें फूट पड़ती हैं उसमें से, और आपको जीवन और लगता है कि अभी है, और उसी में से आपको आशा की कई उम्मीदें, कई किरणें साथ में ले चलने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और विशेषकर जिन परिस्थितियों में आप कश्मीर में रहे और आपने अपना वर्चस्व, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और अपना अस्तित्व जो बचाए और बनाए रखा, उसके लिए तो आपकी सराहना की जानी चाहिए। बातचीत जारी मेरी रहेगी। जी, जी। सराहना मेरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपकी सराहना मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि सराहना उस ज्ञान की विरासत की हो जो वही मेरे 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 कहने का मेरे अंधेरों में रोशनी के दिए जला रहा है। मैं क्या बात है। उस ज्ञान की विरासत को सैल्यूट करता हूँ, उसे नमन करता हूँ, उसे सलाम करता हूँ। मैं आज भी अपने आसपास अकेलापन महसूस ही नहीं करता। हमारे सारे रिश्तेदार श्रीनगर से बाहर रह रहे हैं।
बहुत कम लोग हैं आसपास जिन्हें हम फैमिली कह सकते हो। पर हाँ, मेरे पास लल देद अभी भी है, मेरे पास शेख नूरुद्दीन नुंदरिशी अभी भी है। तो मैं उन इन इन लोगों की संगत में खुद को अकेला कैसे महसूस करूं? नहीं कर सकते। खुद बहुत खुद बड़ी खुद को शक्ति है आपके पास, बहुत बड़ा विरासत है आपके पास, ये धरोहर आपके पास है, तो आप तो असहाय हो ही नहीं सकते हैं, आप अकेले हो ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, हम ज्यादा दर्शन में उलझ गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आपकी एक दो कविताएं और हो जाए। मैं चाहता हूं कि हम डॉक्टर साहब आप एक कश्मीरी में एक कविता सुनाइए, पहले उसका भाव बताइए। जो हमारे नॉन कश्मीरी मित्र हैं, जुड़े हैं, वैसे अधिकांश तो वही हैं। तो अब देखिए, नहीं, निवेदिता। मैं दो तीन शेर आपके लिए कश्मीरी एक गजल के सुनाऊंगा। वो बहुत पॉपुलर है यहाँ कश्मीर में, हर तरफ गाई जाती है। नहीं नहीं, तो सूफी सुनाइए। सूफी मैं, सूफी महफिलों में ज्यादा गाई जाती है। मैं बताना अ, चाहूंगा, निवेदिता चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका उनका संतोष नमस्कार, उनको नमस्कार मेरा, निवेदिता जी। संतोष संतोष त्रिशल जी, ये उनका भी हम नमस्कार, नमस्कार अभिनंदन संतोष करते जी। हैं। रमेश पंडिता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। अशोक नमस्कार, सराफ जी नमस्कार भी। उमेश जी। जी 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 नमस्कार। जी। अब बताइए क्या सुनाना चाह रहे थे आप डॉक्टर साहब? मैं कश्मीरी के दो तीन शेर आपको सुनाऊंगा कि एक थोड़ा सा गजल भाव के। बताइए उनका थोड़ा सा भाव पहले बताइए। मैं पहले कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद जी साथ जी, साथ उसका करता जैसे हूँ, आपको अनुवाद सुविधा करने की जैसे। कोशिश जी करता हूँ, जी जी भावानुवाद। जी जी। Çöpediz harfı zirto bas. Çöpediz harfı zirto bas. Pat aktalib bir to bas. Nadi duk tabir to bas. Çöpediz harfı zirto bas. वाह, खामोशी ने एक शब्द को छू लिया। हाय हाय, क्या बात है। खामोशी ने एक शब्द को हल्के से छू लिया। फिर एक शिष्य और एक गुरु बचा रह गया। यानी स्पर्श किया उन्होंने, उसने, क्या बात है, इसको क्या बात है। स्पर्श किया, एक शब्द स्पर्श। को हाँ, मौन ने स्पर्श किया। क्या बात है। बचा, उसके बाद बचा तो केवल एक गुरु या शिष्य। वाह ऐसे बचा, ऐसे बची ख्वाबों की ताबीर। वाह। ये इस शेर का बहुत भावार्थ है सुंदर शेर है आपका, ये बहुत सुंदर, कि बहुत। जी जी। दुपनम यरविन नावे वसुन तार तरुण तकदीर तो बस। हाँ हाँ हाँ। मुझसे उसने कहा कि तुम डोलती नैया में उतर जाओ। हम्म। मैं उतरा तो बोला कि तकदीर पार करना है, अपने भाग्य की कस की जो ये दरिया है इसको पार करना है। क्या बात सफरो द्रामुतवाश वतन कदमन छम जंजीर तो बस। है। मेरे ही चलने से, मेरे ही सफर तय करने से रास्ते बने हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत मेरे ही सफर से रास्ते बहुत बने हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अलग वाह, बात है कि मेरे कदमों में जंजीर है, लेकिन तब बहुत भी सुंदर। मेरे सफर से जंजीर बनी है। क्या बात है, क्या बात। ओस विमल तिथ जाए खड़ा, जाय सो आलमगीर तो बस। विमल नाम का शख्स वहीं खड़ा था जो जगह पूरी दुनिया को घेर के खड़ी थी। हम्म। ये इस कश्मीरी के दो तीन शेर हैं। मैं शायद हिंदी में इनके भाव समझा पाया हूँ कि बहुत मैं बढ़िया, अब बहुत। जी जी गालिब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी, मुझे मालूम है, गालिब तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत 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 अच्छे लगते हैं। जी जी। तो गालिब, एक आदमी ने एक दिन उनकी एक तरह पे गजल लिखवाई थी मुझसे, और वहां पढ़ी थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनका
उनकी मशहूर गज़ल है कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। होने तक, वाह। दीद आवारा रहे आंख के नम होने तक। दीद आवारा रहे आंख के नम होने तक। उनको रहने दो खुदा उनके सनम होने तक। अरे क्या बात है, उनको क्या बात। रहने दो खुदा उनके सनम होने तक। और गैब की धुंध इधर और सफर जारी है। गैब की धुंध इधर और सफर जारी है। रास्ता खत्म न हो जाए कदम होने तक। हाँ, वाह वाह रास्ता वाह। खत्म न क्या हो बात है, जाए क्या। कदम होने तक। बहुत बढ़िया, बहुत दर्द सुंदर। के गीत वही बांट रहा है सबको। दर्द के गीत वही बांट रहा है सबको। वो जो मरता ही रहा दर्द के कम होने तक। वो जो हम्म। मरता ही रहा दर्द के कम होने तक। और अपने अंदर के सभी नगमे उतारे बाहर। अपने अंदर के सभी नगमे उतारे बाहर। शेर बोला ही नहीं लफ्ज के गम होने तक। वाह शेर वाह। बोला ही नहीं लफ्ज के गम होने तक। और मुझको चुप्पी के मराहिल से गुजरना है अभी। मुझको चुप्पी के मराहिल से गुजरना है अभी। एक एक बात मेरे दिल पे रकम होने तक। और हाँ, फिर से सुनाइए। एक एक बात मुझको चुप्पी के मराहिल से गुजरना है अभी। एक एक बात मेरे मन पे रकम होने तक। और हम्म। एक वजीफा है विमल जिसको अदा करते रहे। एक वजीफा है विमल जिसको अदा करते रहे। एक तस्बीह बनी आंख के दम होने तक। हाय हाय, एक क्या। तस्बीह बनी आंख के दम होने तक। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या थैंक यू कहने, सर। क्या कहने। थैंक यू सर। तो आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टरेट का क्या विषय था आपका? सौंदर्य शास्त्र है और हाँ। इसीलिए मैं मानता हूं कि हम्म। आज की जो अधिकतर कविता है उसमें सौंदर्य बोध जो है वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसीलिए कविता अब एजेंडा बेस्ड हो गई है। हम्म क्योंकि जब हम कविता को प्रोग्रेसिव मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया डॉक्टर साहब। बहुत बड़ा काम किया। वो हम्म। ये किया कि आर्ट से एस्थेटिक्स छीन ली। सही बात है, एक बिल्कुल बहुत सही। बड़ा काम किया। सामाजिक परिवर्तन की बड़ी जिम्मेदारी हमने उठा करके आर्ट के कंधे पे डाल दी। हम्म मजदूर के लिए कविता लिखो। गाय हम्म पे निबंध लिखो। हम्म। एक जैसी बात हो गई। जैसे हम बच्चों से गाय पे निबंध लिखो इसके 10 नंबर हैं, इसी तरह हमने साहित्यकारों से भी इस विषय पर लिखो। और हम्म। हमने विषय चुने और उसका एजेंडा तय किया। और कविता का जो मर्म है, कविता के जो उर्स का जज्बा है वो उससे छिनता गया धीरे चिंता धीरे। ये या सिर्फ कविता ही नहीं, ये चिंता सिर्फ नहीं थे, कविता बल्कि नहीं, सारे छीन लिया मीडियम गया। आर्ट के सारे मीडियम के साथ ऐसा हुआ। अब आप डॉक्टर देखिए साहब, उसका छीन लिया परिणाम। गया, छीन लिया गया, बहुत ही उसका छीन। परिणाम ये हुआ डॉक्टर साहब, वो ये है कि कविता अब स्त्रीवादी कविता, दलित कविता, पोइट्री ऑफ डिसेंट, पोइट्री ऑफ रेजिस्टेंस, हम्म। सबाल्टर्न लिटरेचर, पता नहीं कितनी कितनी, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम होते हैं वैसे ही साहित्य के नाम हो गए। मैं पूछता हूं लोगों से, गालिब जिस जमाने में था उस जमाने का पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन गालिब की कविता में नुमायां होना चाहिए कि नहीं? कहाँ है? दिखाइए। गालिब की अपनी जिंदगी की पीड़ाएं कमाल की थी। हमने तो उतना झेला ही नहीं जितनी उसकी हमारे पास जो उसकी जीवनी है। कहाँ है वो रिफ्लेक्शन? उसने अपनी जाति पीड़ा को भी एक सार्वभौमिक इजहार दे दिया। और तब जाकर के वो कालजयी साहित्यकार हो गए। क्या हमने टैगोर को
अपने जमाने के मरसिये लिखते हुए देखा है? तभी टैगोर सारी दुनिया में सेलिब्रेट होता है। हम आज ये टैग लाइंस के साथ लिखने की सुविधाएं अपने लिए पैदा करके साहित्य को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। हमने साहित्य से बौद्धिकता, हमने साहित्य से सौंदर्य बोध छीन लिया और कुछ नहीं दिया। अब धीरे धीरे देखिए, मैं कश्मीर की पीड़ा पर लिखूंगा, उसमें बम बंदूक के संदर्भ दिखेंगे, तो यही आप कमरे में जाकर के मुंबई में किसी से पढ़वा लीजिए, वो जुड़ ही नहीं पाता, वो आनंदित ही नहीं होता, उससे उल्लास का अनुभव ही नहीं होता। पीड़ा भी तो सेलिब्रेट करने का मौका सिर्फ आर्ट देता है, हमने तो उससे वो हक भी छीन ली। हमने तो नारों की तरह, हमने तो एजेंडा पॉइंट्स की तरह साहित्य लिखना, आर्ट को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। बाजार जो डिमांड करता है हम वैसे लिखते हैं, फैशन की तरह लिखने लगे हैं। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये कितनी देर रहेगा? नहीं, अब आप ज्यादा देर देखिए, नहीं रहेगा खलील ये। खलील जिब्रान ने एक परिस्थिति में, एक सांस्कृतिक बैकग्राउंड से निकल करके, एक एक बौद्धिक जो उसकी पृष्ठभूमि रही है, उसको सब, उस सब चीजों को लेकर के जो साहित्य रचा है, क्या क्या उसमें कहीं एजेंडा है? क्या उसमें कहीं पे आपको लग रहा है कि वो आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, वो किसी खास चीज के लिए लिख रहा है? ये क्या होता है कि मैं अगर कश्मीर पे लिख रहा हूं तो मैं सिर्फ कश्मीरी ऑडियंस के लिए लिख रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए लिख रहा हूं, दिल्ली वाला अपने लिए लिख रहा है, दलित प्रॉब्लम्स हैं तो क्या वो, आप देखिए नारीवादी साहित्य, निर्मला जैसी नॉवल जैसा जो प्रेमचंद ने लिखी है, क्या बात है, वो तो बिल्कुल क्या सही क्या उसने है। बोला मैं स्त्रीवादी साहित्य लिख रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, सही बात है। तो हमने नाम से, फिर क्या होता है, आप ऐसे साहित्य को पढ़ लीजिए, नहीं, आप इसमें आनंदित कभी नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब। आप सिर्फ सरोकार जोड़ते हैं, आपको किसी चीज से आपके सरोकार उससे जुड़ते हैं, तो वो तो क्षणिक रिश्तेदारियां हैं ना। सरोकारों की रिश्तेदारियां तो बहुत क्षणिक हैं और बहुत निम्न स्तर की रिश्तेदारियां हैं। हम तो मानवीय संवेदना की रिश्तेदारियां आर्ट्स में जोड़ने चाहिए, और उस चीज की बड़ी कमी है। इसीलिए मैं कहता हूं, लौट आइए फिर एक बार। मैं सारे क्या? साहित्यकार मित्रों से कहता हूं, हाँ, कई कई सारे लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं कह देता हूं अपनी बात डॉक्टर साहब, कि मैं एक बात बताना चाहूंगा। कई बार कई अवसरों पर हमने भी कहा, कुछ लोग हमसे भी नाराज हो गए। मैंने कहा कि कोई भी घटना घटती है या कुछ भी, तो कविता को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरफ इशू किया जाता है, लिखा जाता है, फिर उसको प्रकाशित किया जाता है। लग रहा है कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये, इस तरह से बिल्कुल। कविता सामने आ रही है, या विलाप, या ज्यादा हम्म। रोना धोना। तो कविता जो आपने कहा, या कहा मतलब जो साहित्य जिसने संवेदना होनी चाहिए, जिसमें मानवीय गुण होने चाहिए, और जिसमें आपको लगेगा कि मानवीय सरोकार जो है वो उस रूप हम्म। में इसमें परिलक्षित होने चाहिए। जी। ये इसी ये बात मैं कह रहा था इस संदर्भ में कि आज अब जब हम साहित्य को देखते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम एक स्थानीय विषय को भी सबके लिए और काल के उस फ्रेम से निकाल करके भी उसे कालजयी बना सकते हैं। पर उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसमें आपको स्टेज शायद नाराज हो जाएंगे, वो आपको प्रोजेक्ट करने वाले लोगों का एजेंडा होता है। जैसे आपको किसी मीडिया चैनल के पास जाइए तो उनका एक लिखा होता है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये प्रो गवर्नमेंट है, ये राजा को बहुत बड़ा बनाएगी ये चैनल, और दूसरी चैनल को वो राजा को घटिया कह देगी। तो ये मैंडेट्स लेकर के आप साहित्य रचने लगेंगे,
इसी तरह से आर्ट को एक्सप्रेस करने लगेंगे, तो आर्ट की आप खिदमत नहीं कर रहे हैं, फिर आप इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम उस धरती से हैं। जब मैं भी कह रहा था कि उस ज्ञान की धरोहर को मैं सेलिब्रेट करता हूँ दिन रात, तो वहाँ पे जो एस्थेटिक्स को लिखने वाले, जो सौंदर्य शास्त्र पे काम करने वाले आचार्य हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। उन्होंने सारी दुनिया में जिस तरह से, जो हम तो प्लेट प्लेटो को, हम तो एरिस्टोटल को, हम तो दो तीन अंग्रेजों के जो लोग हैं उनको जानते हैं। हमने कभी आचार्य कुंतक को सेलिब्रेट नहीं किया, हमने आचार्य क्षेमेंद्र को सेलिब्रेट नहीं किया। इनकी जो थ्योरीज हैं एस्थेटिक्स को लेकर के, हर साहित्यकार को एक बार देखना चाहिए। अब तो इनके अनुवाद भी मिले हैं, अब तो अंग्रेजी में अनुवाद हुए, अब तो हिंदी में अनुवाद हुए हैं, जी जी जी। अब तो इन पे टीका टिप्पणियां हुई हैं। कम से कम जब हम लिखने चलें, मैं गजल अभी आपको सुना रहा था, तो गजल की बुनियादी चीजें मुझे पता तो होनी चाहिए कि गजल होती क्या है, फिर मैं अपने हिसाब से लिखूं। मेरे विषय मेरे होंगे, मेरा ट्रीटमेंट मेरा होगा। इसी तरह से हर चीज, आर्ट के हर फॉर्म के लिए मुझे मालूम है, मैं एक पेंटर हूं, मुझे मालूम है कि जहां पर मैं सर्दी दिखाता हूं, तो बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी दिखानी है मुझे, तो मेरे लिए ब्लू का कलर जो है वो दिखेगा। मैं रेड नहीं दिखा सकता हूँ। हर कलर की भी भाषा होती है। तो ये एस्थेटिक्स ऑफ आर्ट होती है। ये एस्थेटिक्स ऑफ आर्ट जाने बिना ही मैं बड़ी बड़ी किताबें लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ। आप जी नारी सशक्तिकरण पे लिख दीजिए, और मैं सीधे अगर उन शब्दों को जोड़ करके लिखें तो फिर वो गद्य भी चलेगा। पर मैंने अलग अलग टुकड़ों में लिखा और अलग अलग लाइंस में लिख दिया और कविता हो गई। अच्छा तो ये एक डॉक्टर साहब बड़ी बात त्रासदी सुनिए। है। अब आपकी कविताओं से मैं वंचित रह जाऊंगा क्योंकि समय निकला जा रहा है। आपकी हिंदी की एक दो कविताएं सुननी है, सुनाइए। ठीक, दो तीन शेर पहले सुनाऊंगा, उसके बाद मैं छोटी छोटी कविताएं आपको दो हाँ तीन जी, आपके का लिए स्वागत रखता है। हूं जी 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 जी। कि जितनी खबरें छपती हैं उतनी कविताएं, जितनी खबरें छपती हैं, क्योंकि हम उतनी। बात यही कर रहे थे कि जितनी खबरें छपती हैं उतनी कविताएं, अखबारों की दुनिया में हम कैसे गाएं, अखबारों की दुनिया में हम कैसे गाएं, ऐसी वैसी शर्तों पर तुम क्या परखोगे, ऐसी वैसी शर्तों पर तुम क्या परखोगे, तुमको कैसे हाथ में लाकर हवा दिखाएं, हाँ, ऐसी वैसी शर्तों पर तुम क्या परखोगे, क्या बात है। तुमको कैसे हाथ में लाकर हवा दिखाएं, नींद में होते तो फिर 100 तरह से उठते, नींद में होते तो फिर 100 तरह से उठते, नींद का नाटक जारी है तो कैसे जगाएं, क्या? नींद का नाटक जारी है तो कैसे जगाएं, जो इतिहास को केवल राम कथा कहते हैं, जो इतिहास को केवल राम कथा कहते हैं, उनको सरयू से लंका तक क्यों ले जाएं, वाह वाह वाह, क्या जो बात है। इतिहास को केवल राम कथा कहते हैं, उनको सरियों से लंका तक क्यों ले जाएं, आपने हमसे पूछ लिया है दीन धर्म, तुम हिंदुओं वाले तुमको कैसे समझाएं, तुम हिंदुओं वाले तुमको कैसे समझाएं। वाह एक वाह। छोटी सी कविता, मेरा नया काव्य संग्रह था, छोटी छोटी कविताएं हैं वो, 100 कविताएं। वो हमारे संस्कृत प्राचीन साहित्य में सूत्र काव्य का एक रिवाज था, वो छूट गया पीछे। जी जी, बिल्कुल मैं सही। प्राचीन संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण बड़ा कभी तिलमिलाता था कि ये सूत्र काव्य छूट गया। फिर मैंने कहा कि ये उसी फॉर्म में लिखा जाए तो शायद आज एलियन सा लगे, तो इसलिए मैंने सूत्र काव्य की जो रूह है
उसको लेकर के थोड़ा सा बदलाव करके ये कुछ कविताएं लिखी हैं। ये पूरा संकलन उन्हीं सूत्र काव्य पे है कि मैं वो नदी की मछली हूँ जो सागर सागर सुनते हुए पक गई। ओहो, मैं वो नदी की मछली हूँ जो सागर सागर सुनते हुए पक गई। मैंने एक दिन स्वप्न देखा, नदी सागर हो गई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने एक दिन स्वप्न देखा, नदी सागर हो गई है। जागी तो नदी में सागर देखा, जागी तो नदी में सागर देखा। तुम ईश्वर देखना चाहते हो, सपना देखो। ओहो, तुम क्या बात ईश्वर देखना चाहते हो, सपना देखो। एक और छोटी सी। है। सुनाइए सुनाइए, स्वागत है आपका। पलंग लाया, बिस्तर लगा दिया, मसहरी बांध दी, तकिए लगा दिए और मान लिया कि सोना हो गया। पलंग लाया, बिस्तर लगा दिया, मसहरी बांध दी, तकिए लगा दिए और मान लिया कि सोना हो गया। रोटी कमा ली, मकान बना लिया, पत्नी पति प्राप्त हुए, बच्चे पैदा किए, मान लिया जीवन हो गया। रास्ते मंजिल होते हैं क्या, रास्ते मंजिल होते हैं क्या। एक छोटा सा और क्या बात है, क्या कि बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बड़ी सभा में सब बोल रहे थे, हम्म। बड़ी सभा में सब बोल रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। बड़ी सभा में सब बोल रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। जो बोल रहे हैं सत्य, औरों ने जो कहा है उनसे वो। जो बोल रहे हैं सत्य, औरों ने जो कहा है उनसे वह, तभी कोई नहीं सुन रहा है। मत नहीं है सत्य, न विचार, न आस्था, न बौद्धिक निष्कर्ष। इसीलिए मैं सच नहीं बोलता, इसीलिए मैं सत्य नहीं बोलता, इसीलिए मैं, कि जानता हूं मैं सत्य। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने अनुवाद कार्य भी किया है, तो क्या विशेष कार्य रहा है आपका ट्रांसलेशन करने में? मैंने पहले तो भारतीय कविताओं का एक चयन किया था, शुरुआत वहां से की थी। भारत की 21 भाषाओं से 42 कविताएं चुन ली थी। हर भाषा से दो प्रमुख कवियों को मैंने चुना था और उनकी कविताओं का मैंने कश्मीरी में अनुवाद किया था। ये मेरा पहला काम था। उसके बाद मैंने हिंदी की 50 चुनी हुई कविताएं ली थी जो सेलिब्रेट हुई हैं, समकालीन कविताएं। उनका मैंने कश्मीरी में अनुवाद किया, जिसे साहित्य अकादमी ने फिर अवार्ड भी दिया था उस किताब को। उसके बाद मैंने कई सारे अनुवाद किए। मैंने अरबी के कवि निजार काबानी का अनुवाद किया, हिंदी में भी और कश्मीरी में भी। करीब 16-17 किताबें अनुवाद पे हैं, जो अनुवाद विभिन्न भाषाओं से किया है मैंने। मैंने विश्व की 42 भाषाओं से चुनी हुई समकालीन कविताएं जो हैं वो कश्मीरी में की हैं। उसका क्या? शीर्षक है दग चुकुनी, पीड़ा हम्म। एक जैसी है। तो वाह वाह। वो बहुत अच्छा कार्य है, जिसने मुझे सारी दुनिया के साहित्यकारों से मिलने का मौका दिया, क्योंकि वो समकालीन कवि थे, इसलिए उनके साथ परिचर्चाएं हुई। मैंने वो प्रोजेक्ट जो है वो खुद अपनी सोच से किया था। एक दिन बैठ के मैंने दिल्ली में जो सब दूतावास हैं हमारे विभिन्न राष्ट्रों के, उनके कल्चरल सेंटर्स को चिट्ठियां लिखी कि मैं आपके देश की जो समकालीन साहित्य, उसकी चुनी हुई चीजें जो हैं कश्मीरी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मदद करेंगे। उसमें से 41-42 कवियों ने मुझे ये दूतावास से वापस संपर्क हुआ, तो कई सारे लोगों के साथ उन्होंने मुझे जोड़ा
उनकी कविताओं के अनुवाद दिए अंग्रेजी में, कुछ के हिंदी में, फिर मैंने उनके कश्मीरी में अनुवाद किया। वो बहुत पॉपुलर हुआ। एंटोनियो पोर्चिया हैं जो मॉडर्न अर्जेंटीनियन पोइट्री के फाउंडर माने जाते हैं। ब्रीफ पोएम्स, 2 लाइनर 3 लाइनर पोएम्स के लिए बड़े विख्यात हैं सारी दुनिया में। तो उनका मैंने कश्मीरी में अनुवाद किया है। जो स्त्री पात्रों पर, जो भारतीय इतिहास की जो स्त्री पात्र हैं, उनको जो हिंदी कविता में जगह मिली है, उन चुनी हुई कविताओं के जो रेफरेंसेस हैं, उनको लेकर के मैंने कश्मीरी में अनुवाद किया है, ताकि यहाँ के लोगों को भी पता चले कि भारतीय साहित्य में जो स्त्रियों की व्याख्या हुआ है, उनका महिमा मंडन हुआ है, वो किस किस तरह से हुआ है। इस तरह के कई सारे अनुवाद कार्य किए हैं। और कश्मीरी के लोगों के अनुवाद मैंने हिंदी में किए, उर्दू में किए, अंग्रेजी में किए, जो विभिन्न जगहों से छपे हैं। साहित्य अकादमी के लिए अनुवाद किए, यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन के लिए अनुवाद किए, विभिन्न राज्य की अकादमियों के लिए अनुवाद किए, ज्ञानपीठ के लिए अनुवाद किए। तो ये कार्य मैं करता रहता हूँ। आजकल मैं डोगरी साहित्य का जो है कश्मीरी में अनुवाद कर रहा हूँ। डोगरी की जो प्रमुख कविताओं के जो हैं, प्रतिनिधि कविताएं जो हैं, उनका एक संकलन अभी देने को सोच रहा हूँ कि आपस में ही जम्मू कश्मीर में एक दूसरे की भाषा में क्या लिखा जा रहा है वो भी एक दूसरे को पता नहीं, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। डॉक्टर और साहब, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ऊर्जा बनी रहे ऐसे ही, और आपको और शक्ति मिले, और आपको माता श्री का आशीर्वाद लगातार मिलता रहे, जिनके आशीर्वाद से, धन्यवाद धन्यवाद। वही से आपको लगातार शक्ति प्राप्ति होती रहे। मन तो करता है बहुत सारी बातचीत करें, लेकिन क्या करें, समय हमें एकदम बार बार बता बिल्कुल सही। रहा है कि अब इस बातचीत को यहीं पर विराम देना चाहिए। मैं आपसे अब अंत में केवल इतना अनुरोध कर रहा हूं कि बहुत सारे मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। आप समय निकालिए और उन कमेंट्स को अगर आप उत्तर देंगे, उन पर टिप्पणी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंत में 2 बहुत शब्द बहुत अपने मित्रों के लिए कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद स्वरूप। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पहले सुना, इतनी देर बर्दाश्त किया। डॉक्टर साहब का तो बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने पहले भी मुझे अपने मंच के साथ इतने प्रबुद्ध लोगों के साथ जोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा कह सकते हैं कि शब्द साधक हूँ, जो खुद को भी सेलिब्रेट कर रहा है, और आपने मौका दिया मुझे दूसरों के साथ अपने इस सेलिब्रेशन को बांटने का। मुझे पता नहीं मैंने कितना बोर किया आप लोगों को, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे। वो तो डॉक्टर साहब, आप वो कितना बोर किया वो तो कमेंट से ही आपको पता चलेगा। आप कमेंट्स पढ़िए बाद में। जी जी। आप हमारे साथ रहे इतनी देर, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, आपने इस मंच के जरिए मेरी बात दूर दूर तक पहुंचाई। मैं आपका भी आभारी हूँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभारी। और एक एक प्रबुद्ध श्रोता का, एक एक अपने साथी का, जिन्हें आपने इस मंच के जरिए मुझ तक मेरे साथ जोड़ा। मैं एक एक का कमेंट पढ़ के आपसे संपर्क साध लूँगा। आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से आपकी प्रार्थनाओं, आपकी शुभकामनाओं के सहारे जिंदगी जीता रहूँगा, और उसके रिफ्लेक्शंस कागज़ पे उतारता रहूँगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जिस उत्सव से आपको शक्ति मिले, जिस उत्सव से आपको अच्छा लगे, मुझे उतना ही लिखने की तौफीक दे, उससे आगे की नहीं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सतीश विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे पता है कि आप आजकल बहुत व्यस्त हैं अपने कार्यालय के कार्यों में, उसके बावजूद आपने समय निकाला, इसलिए आज के धन्यवाद कार्यक्रम का समय हमें थोड़ा बहुत परिवर्तित करना पड़ा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सात धन्यवाद। 7 बजे के स्थान पर 7:30 बजे हुआ, लेकिन फिर भी हमारे जो मित्र हैं और आपके विशेषकर जो चाहने वाले हैं,
वो समय निकाल कर ज़रूर उन्होंने आपको सुना। मैं विशेषकर उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वे जुड़े हमारे साथ और इस कार्यक्रम को देखा, सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद, सानंद रहें। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, और हर एक प्रबुद्ध श्रोता का, दर्शक का मैं एक-एक करके धन्यवाद करना चाहूँगा। आप नमस्कार। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर कविता के बहाने कार्यक्रम में श्रीनगर कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सतीश विमल, प्रतिष्ठित साहित्यकार, मीडिया कर्मी और कवि। अब इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।